हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। तो सतीश कुमार अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने जया बर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। यानी अभी तक रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ कौन थी? जया बर्मा सिन्हा, लेकिन अब उनके स्थान पर सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं और वे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के एक ऑफिसर हैं। दोस्तों आपको जया बर्मा सिन्हा के बारे में एक बात याद रखनी है कि वह रेलवे बोर्ड की सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। अच्छा, भारतीय रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुई थी और भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और कहां से कहां तक चली थी? ये बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। और दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। और इस पुल का नाम क्या है? चिनाब ब्रिज। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? वो है कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन है? बॉम्बे बीटी, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में है। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? 2019 में। कहां से कहां तक चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? वो है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों आपके एग्जाम में रेलवे जोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। तो उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में, और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, और दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर में, और पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, मध्य रेलवे का मुंबई में, और कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में है, और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। तो ये है रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास की अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का अगर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत किस शहर में हुई है? आंसर हो जाएगा इसका पेरिस में। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत हुई है। और अभी आपको याद होगा कि ओलंपिक गेम्स भी पेरिस में ही आयोजित किए गए हैं। तो जहां पर ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी स्थान पर पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं, इस बात को आप याद रखें। दोस्तों समर पैरालंपिक गेम्स 2024 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इस बार इसका 17वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा और इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। मोटो क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन। और दोस्तों इसमें कितने इवेंट आयोजित किए जाएंगे? 549 इवेंट आयोजित किए जाएंगे 22 खेलों में। शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है शुभंकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने एथलीटों ने हिस्सा लिया है? तो 84 एथलीटों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 32 महिला एथलीट है। ये सभी फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, जो पिछला पैरालंपिक हुआ था टोक्यो में,
2020 वाला, तो उसमें भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज जीते थे। इस प्रकार से 19 मेडल जीते थे भारत। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों की सहायता के लिए एक एनजीओ को नियुक्त किया गया है। उस एनजीओ का नाम क्या है? स्वयं। ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है और भाग्यश्री जाधव का संबंध शॉटपुट से है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सेफ डे मिशन किसे बनाया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। दोस्तों, भारत इस बार 12 खेलों में स्पर्धा करेगा। दोस्तों, पैरालंपिक गेम्स को आयोजित करवाने वाली समिति कौन है? वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसका गठन 22 सितंबर 1989 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वॉन, जर्मनी में है। इसके मेंबर हैं 183। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंड्रियो पार्सन्स, जो कि ब्राजील देश के हैं। पहला पैरालंपिक गेम्स कहां आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था इटली की राजधानी रोम में। कब आयोजित किया गया था? 1960 में। लेकिन जब 1960 में इसका आयोजन हुआ था, तब ये पैरालंपिक गेम्स नहीं कहलाते थे। तब इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्टोक मैंडविल खेलों के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, आपने ओलंपिक खेलों का जो ध्वज देखा होगा, उसमें 5 रिंग होते हैं, लेकिन जो पैरालंपिक गेम्स का प्रतीक होता है उसमें 3 निशान होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें लाल, नीला और हरा, ये 3 रंग होते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। अच्छा, पहला शीतकालीन पैरालंपिक्स गेम्स कब आयोजित किया गया था? 1976 में, और ये स्वीडन में आयोजित किया गया था। भारत ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार कब हिस्सा लिया था? 1968 में। भारत ने 1976 और 1980 के संस्करणों में भाग नहीं लिया था। दोस्तों, भारत का सबसे सफल पैरालंपिक कौन था? वो था 2020 का टोक्यो पैरालंपिक, जिसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे। मुरलीकांत पेटकर ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1972 के हीडलबर्ग खेलों में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, जोगिंदर सिंह बेदी ने 1984 के पैरालंपिक में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो शॉर्ट पुट में उन्होंने सिल्वर और जेवलिन और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अवनी लेखरा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक के अंदर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। देवेंद्र झाझरिया के बारे में आपको याद रखना है। ये पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने एथेंस 2004 और रियो डी जेनेरो 2016 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें पैरालंपिक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा हिलकोल BBV 131 को लॉन्च किया है। यह किस रोग की वैक्सीन है? तो यह कोलेरा या हैजा की वैक्सीन है। हैजा के बारे में आपको याद रखना है कि यह विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो अभी हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा 27 अगस्त 2024 को हिलकोल BBV 131 को लॉन्च किया है, जो कि हैजा की एक वैक्सीन है और यह एक ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन का मतलब होता है मुख से दी जाने वाली वैक्सीन, यानी कि माउथ से दी जाने वाली वैक्सीन को ओरल वैक्सीन बोला जाता है। तो भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को हिलमैन लैबोरेटरीज से लाइसेंस प्राप्त करके डेवलप किया हुआ है। हिलमैन लैबोरेटरीज की बात करें तो यह सिंगापुर में स्थित वैक्सीन अनुसंधान संगठन है। तो इसी से लाइसेंस प्राप्त करके भारत बायोटेक के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है। दोस्तों, ये जो हिलकोल वैक्सीन है, इसका वैक्सीनेशन किया जाता है 14 दिनों के अंदर 2 बार। ठीक है, यानी कि 14 दिनों के अंदर 2 बार इसकी खुराक दी जाती है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या है? इक्सीचक। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? हैबिस्योर। निपाह वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है? CHADO/1 निपाह बी। मलेरिया के लिए वैक्सीन जो बनाई गई है उसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M। और दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन है? स्पुतनिक भी। ये रूस के द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन है? वो है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। तपेदिक यानी टीबी की वैक्सीन का क्या नाम है? MTB वैक। और डेंगू की वैक्सीन अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसका नाम है डेंगी आल। तो ये सभी वैक्सीन आप नोट कर लें, एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवासन। तो वी श्रीनिवासन को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उन्होंने नलिन प्रभात का स्थान लिया है। नलिन प्रभात के बारे में आपको याद रखना है
कि वह जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं एनएसजी की, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो यह एक आतंकवाद विरोधी यूनिट है और इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। दोस्तों, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा होगा तो उनके आसपास ब्लैक कैट होते हैं, यानी ब्लैक कमांडो होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो वो किसके कमांडो होते हैं? वो एनएसजी के कमांडो होते हैं। एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो प्रदीप सिंह खरोला अभी हाल ही में एनटीए के महानिदेशक बने हैं। थियो जेम्स को यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का एमडी बनाया गया है। पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं और भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18वीं लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है, टाइफून सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान में एक नया तूफान आया है जिसका नाम है सांसान। ठीक है, टाइफून का मतलब तूफान ही होता है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जापान में एक और तूफान आया था जिसका नाम था एम्पिल तूफान। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, जापान में कई तूफान आते हैं। तो मई से नवंबर तक का जो महीना होता है उसे जापान में टाइफून सीजन कहा जाता है, यानी वहां पर सबसे ज्यादा टाइफून आते हैं। और मई से नवंबर के बीच में जापान में लगभग 20 तूफान आते हैं। तो अब एक नया तूफान आया है जिसका नाम है सांसान। दोस्तों, दुनिया के मैप में आप जापान की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है जापान और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। टोक्यो इसकी कैपिटल है। यहाँ पर है भारत। दोस्तों, जो साइक्लोन आता है, साइक्लोन अलग अलग नामों से जाना जाता है पूरी दुनिया में। जैसे कैरेबियन सी में जब साइक्लोन आता है तो इसे हरिकेन बोला जाता है। चाइना सी में जब आता है तो इसे टाइफून बोला जाता है। हिंद महासागर में आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। जापान में टाइफू या टाइफून बोला जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिलीज बोला जाता है। फिलीपींस में बगुइयो और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से इसे जाना जाता है। हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख चक्रवात डिस्कस करते हैं। जैसे चक्रवात मिचोंग 2023 में आया था। इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी और ओडिशा को प्रभावित किया था। चक्रवात तेज भी 2023 में आया था। इसका नामकरण भारत ने किया था। इसने यमन और ओमान को प्रभावित किया था। यह अरब सागर में आया था। हमून तूफान 2023 में आया था। इसका नामकरण ईरान ने किया था। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। इसी प्रकार से 2023 में चक्रवात मिथली भी आया था जिसका नामकरण मालदीव ने किया था। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इसने प्रभावित किया था बांग्लादेश को। बिपोरजॉय तूफान 2023 में आया और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। इसने महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान को प्रभावित किया था। हवा की गति थी इसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में। तो ये हैं हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख चक्रवात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्पाइस्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इलायची की उत्पादकता में सुधार करना और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता को बढ़ाना और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देना। अच्छा, भारतीय मसाला बोर्ड की बात करें तो यह भारतीय मसालों के डेवलपमेंट और संवर्धन के लिए एक संगठन है। इसका गठन 1987 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मसाले किस राज्य में पैदा होते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। भारत में काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। भारत में हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन तेलंगाना में। धनिया बीज का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में और भारत में सबसे अधिक जीरे का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से 73,600 असॉल्ट राइफल खरीदेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत अमेरिका से 73,600 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। तो इसका ऑर्डर अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका को दिया है और ये समझौता भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और ये समझौता है 837 करोड़ रुपए का। 2019 में भी भारत ने 647 करोड़ रुपए से 72,400 SIG 716 राइफल्स खरीदी थी। दोस्तों, भारत के द्वारा एक और राइफल बनाई जा रही है और वो बनाई जा रही है रूस की मदद से और इसका निर्माण अमेठी में किया जा रहा है और इस राइफल का क्या नाम है? AK-203
क्लासनिकोव राइफल्स। ठीक है, तो ये राइफल रूस की मदद से बनाई जाती है। दोस्तों 600 असॉल्ट राइफल की खासियत डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 34 इंच है, रेंज है इसकी 500 मीटर और 350 किलोग्राम लगभग इसका वजन है और यह हर मिनट 685 राउंड फायरिंग कर सकती है। अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा भी हाल ही में अमेरिका में भारत के एम्बेसडर बने हैं। भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर वायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने एक नया त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। और यहाँ पर अमेरिका की लोकेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 12। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी लागत कितनी है? लगभग 28,602 करोड़ की। और दोस्तों ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी ये नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाई जाएंगी। अभी हाल ही में कैबिनेट ने देश के 234 शहरों या कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को भी मंजूरी दी है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कहाँ बनाई जाएंगी। जैसे उत्तराखंड के खुरपिया में, पंजाब के राजपुरा और पटियाला में, महाराष्ट्र के दिघी में और केरल के पलक्कड़ में और उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज में, बिहार के गया में, तेलंगाना के जहीराबाद में और आंध्र प्रदेश के ओबराकर और कोपरथी में और राजस्थान के जोधपुर और पाली में। तो इस प्रकार से 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने के लिए विधेयक पास हो गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा विधेयक पास हुआ है जिसमें लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, यानी 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है और इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। यानी इस विधेयक पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है और इसको पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से पास किया है और इसको अब राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। जब राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी इसके बाद हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 21 साल, यानी 18 साल से बढ़ाकर 21 साल उनकी शादी की उम्र की जाएगी। तो लैंगिक समानता और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 25 से 29 अगस्त 2024 तक। तो दोस्तों हर साल विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन 25 से 29 अगस्त 2024 तक किया जा रहा है और इसका आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है और यह सप्ताह वर्ष 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसकी थीम क्या है? सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। देखिए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं अगस्त माह के, जैसे 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस, 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस, 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस भी मनाया जाता है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव रैना। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया है? दुबई में। दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक कहां आयोजित की गई है? सिंगापुर में। किस राज्य में पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई है? असम में। और मोरो वेरा किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? ब्राजील। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस
यानी ULI किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? RBI के द्वारा। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने मेडल जीते हैं? 10 मेडल। ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग डिस्कस करेंगे। जैसे अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई सूचित करने के लिए किया जाता है, अमीटर का विद्युत धारा मापन के लिए, अनेमोमीटर का वायु वेग का मापन करने के लिए, ऑडियोफोन का श्रवण शक्ति सुधारने के लिए, और वाइनाक्यूलर का दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, वेरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए, और क्रेस्कोग्राफ का पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने के लिए, डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, और ट्रांसफार्मर का प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास किस राज्य में है, तो वह हिमाचल प्रदेश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हिमाचल प्रदेश बताया हुआ है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF भी मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा, इसके अलावा अदर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज, तो इन सभी को आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा।